बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत और आवाज़ तो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी आवाज़ आज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करती है आज उस लेजेंड की आवाज़ और उन सिंगर्स की आवाज़ जो उन अजीम लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आज हम किसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इससे रिलेटेड तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट करने की। व्यूअर्स, अगर हम किसी घर को देखें तो एक घर में डिफरेंट अफराद होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और फिर बुज़ुर्ग भी होते हैं। फैमिलीज़ के अंदर जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो एक तरह से उस घर के या उस फैमिली के लेजेंड्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी होती है, एक अरसा गुजारा होता है, उनका एक्सपीरियंस अमेजिंग अनबिलीवेबल लेवल का होता है एंड एट द सेम टाइम उनसे हमें सीखने का मौका भी बहुत मिलता है। फिर अगर आप बात करें उन लेजेंड्स की जो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आज हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं मीडिया के अंदर, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी अगर आप लेजेंड्स की बात करें तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनको एक खूबसूरत और आसान अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया करें। कुछ तो ऐसे लेजेंड्स हैं जो आज भी इस दुनिया में हैं, जिनको हम लिविंग लेजेंड्स कहते हैं, जिनमें आप अगर उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब की बात करें, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो इस किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दीज पीपल आर लेजेंड्स, राइट। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट वो लेजेंड्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि कल भी हमने ट्रिब्यूट पेश किया, देन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करें, वो बड़ी कम उम्री में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन लेजेंड का लेवल उन्होंने हासिल किया। देन अगर स्पोर्ट्स के मैदान की बात करें तो ज़हीर अब्बास ने क्रिकेट को एक नया मयार, एक नया लेवल दिया। देन आरिफ लोहार की अगर हम बात करें, अच्छा आलम लोहार उनके फादर एक लेजेंड, देन आरिफ लोहार एक लिविंग लेजेंड, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। देन लाइक आई सेड उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब, देन सुरैया मुल्तानीकर एंड देन नदीम बेग साहब हमारे सिनेमा के क्लासिकल इंस्टीट्यूशंस का लेवल रखते हैं, और ये वो लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ने एक बड़ी पॉजिटिव और न्यू डायरेक्शन ली। देन अगर बात करें उन लोगों की जो हमारे साथ नहीं हैं, नूर जहां, मलिका तरन्नुम, जिनकी आवाज़ हर दिल को जीत जाती है आज भी, मेहदी हसन साहब शहनशाह गज़ल, देन सबिया खानम की अगर बात करें, उनकी अदाकारी पाकिस्तानी सिनेमा में मतलब अनबिलीवेबल लेवल के लोग हैं ये। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूट पेश करने की तो अफसोस होता है कि हम अपने लेजेंड्स को जब तक वो ज़िंदा होते हैं उनको कैश करते हैं। और अगर मैं बात कह रही हूँ कैश करने की तो मैंने सोच समझ के ये वर्ड यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि लेजेंड्स आपके प्रोग्राम्स पे आते हैं, आपके इवेंट्स पे आते हैं, आपके इवेंट्स की मज़ीद इज़्ज़त बढ़ती है। अच्छा, फिर अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाए तो उनकी डेथ पे बड़ी बूमा होती है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो लोगों की फॉलोइंग्स बढ़ती हैं। लेकिन जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और उनकी उस किस्म की ऑनलाइन फॉलोइंग्स नहीं होती तो हम उनको मुड़ के पूछते भी नहीं हैं, और ये एक बहुत अफसोसनाक और ट्रैजिक बात है। जो लोग अपने लेजेंड्स को, अपने इन सीनियर्स को याद नहीं रखते, उन लोगों की अपनी क्या वर्थ है, और ये भूल जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप भी ट्रेंडिंग स्टार नहीं रहेंगे, आप शायद ऑन एयर नहीं रहेंगे, आपका विजुअल शायद लोगों को नहीं नज़र आएगा। उस वक्त क्या? उस वक्त जब आपको कोई मुड़ के नहीं पूछेगा तो आप पे क्या गुजरेगी? सो अपने लेजेंड्स को, अपनी इन अजीम ग्रेट हस्तियों को जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हमारे सिनेमा को, हमारी भाई इवन वो लेजेंड्स जो हमारी मेडिकल फील्ड में हैं, हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, मैं सिर्फ मीडिया, एक्टिंग, सिंगिंग की नहीं बात कर रही, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में एक लेजेंड है। अदीब रिजवी साहब की अगर मैं बात करूं जिन्होंने SIUT बनाया, लेजेंड। देन अखूत फाउंडेशन को बनाने वाले जो एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है डॉक्टर अमजद साकिब, ये लेजेंड्स हैं। इन्होंने इस दुनिया में बड़े मेजर और बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेके आए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। तो अगर हम इन लोगों को ट्रिब्यूट नहीं पेश करते तो फिर किनको ट्रिब्यूट पेश करें? जो लोग आजकल टिकटॉक पे पॉपुलर हैं या इंस्टाग्राम पे जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, नो डाउट वो लोग भी बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं,
और वो एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको ज़रूर क्रेडिट दें, लेकिन ट्रिब्यूट तो उनको बनता है, प्रॉपर ट्रिब्यूट तो उनको बनता है जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि जहां हमने एक जर्नी शुरू की है, जहां पे हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, वहां पे आप भी अपना हिस्सा ज़रूर डालें, बिकॉज़ यही लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों को इज़्ज़तें मिली, रिगार्ड मिली, रिस्पेक्ट मिली, हमारे मुल्क का इन लोगों ने नाम रोशन किया, सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम बात करें, व्हाट अ ग्रेट मैन, उनको इंटरनेशनल लेवल पे वो अवार्ड्स दिए गए जिनका लोग ख्वाब देखते हैं। सो आज फिर कल की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने एक जर्नी शुरू की है अपनी उन लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने की, जिसका मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हिस्सा बने, अपनी भी फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन के साथ भी ज़रूर शेयर करें। किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं, मेरी प्यारी सी बहन। अस्सलाम वालेकुम। आज तो हम दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए। वालेकुम अस्सलाम। ग्रीन ग्रीन भी हो गए, और जैसे आपकी तबीयत नासाज, इस तरह मेरा भी बस गला ख़राब और तबीयत बहुत ख़राब। तो वही वाली बात है ना कि सीज़न भी कुछ ऐसा है, हालात भी कुछ ऐसे हैं, वाक़यात भी कुछ ऐसे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश हो जाए ताकि ये जो ड्राई हमारा मौसम चल रहा है ये थोड़ा बेहतर हो जाए। और आपको तो पता ही है एक्चुअली, आपकी मेरी, क्योंकि हमारी वॉइसेस भी थोड़ी सिमिलर हैं, तो हमारे जैसे लोगों के गले ज़रा कमज़ोर होते हैं। हर बंदे का कोई एरिया होता है ना, कुछ लोगों को पेट का इशू होता है। मेरी बैक और मेरा थ्रोट, मेरे दो मेन प्रॉब्लम एरियाज हैं। बैक तो चलो बंदा बैठ बैठ के शो कर भी लेता है, जी बिल्कुल। गला जब जवाब देना शुरू हो जाता है तो मैं यही कल अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा फैसल ये तो डायरेक्ट रोजी रोटी के ऊपर लात है। जी बिल्कुल, मरना ऐसे ही है। अल्लाह आपको जल्दी सेहतयाब करे और आपके लिए आसानी पैदा करे। आप इतने प्यार और इतने मोहब्बत से सबके साथ पेश आती हैं, अल्लाह आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही करेंगे। आमीन। अच्छा मेरी जान, लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने की बात कर रही हूँ, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़े अच्छे से इसको एलैबोरेट किया। जोगिन, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने कोई ट्रिब्यूट पेश करना है तो उनकी ज़िंदगी में करें पेश। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब किसी लेजेंड की डेथ होती है तो फ़ौरन उसके नाम की जो है वो एक रोड मखसूस कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़िंदगी में भी उनको जो है इम्पोर्टेंस दें, और मरने के बाद तो ऑब्वियसली मैं ये कहती हूँ कि जितना ये चीज़ मैंने पीटीवी पे देखी है, माशाल्लाह मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे, और लेजेंड्स को जो ट्रिब्यूट पेश करते हुए, इवन के जो लिविंग लेजेंड्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे आए, मैंने उनसे मिली, और जो नहीं हैं उनको भी जो ट्रिब्यूट पीटीवी ने पेश किया, मैंने किसी और चैनल पे ऐसे नहीं देखा। तो ये मैं ज़रूर दाद देना चाहूँगी, और बाकी बस यही है कि आप उनको ज़िंदगी में जो है ना वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करते हैं, यही मेरा मैसेज है। और यही वाली बात है, चाहे आप लेजेंड्स की बात करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे घरों के लेजेंड्स तो हमारे घर के बड़े हैं ना, जी बिल्कुल, बुजुर्ग हैं, बेशक, तो उनको भी उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए। एक्चुअली होता पता है क्या है, एक टर्म होती है फॉर ग्रांटेड लेना, कहते हैं ये तो हैं ही, जब दुनिया से जाते हैं ना तो तब हमें एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा वैक्यूम, कितना बड़ा लॉस है। बिल्कुल। एनीवे, आज किचन में क्या बन रहा है जान? आज किचन में सर्दियों की सौगात जो हम जैसों के लिए बड़ी ज़रूरी है। जी, जैसे कि हमारा वीक चल रहा है सूप का, तो आज हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप, उसके साथ हम चिकन स्टिक्स बना रहे हैं। ऑसम जी। तो रेसिपीज़ भी अब हम ले लें आपसे, या आज हम ऑनर ही बनाएंगे? ऐसा करते हैं कि रेसिपीज़ ले लेते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ट्रैजिक पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बहुत ही आला, बहुत ही ब्रिलियंट, और बहुत ही कम उम्री में इस दुनिया से रुखसत हो गई, और बहुत ही ब्रिलियंट, और उनको कहा भी ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। टीजर्स दे रही हूँ, लेकिन अभी ज़रा थोड़ी देर में बताऊंगी कौन जी रिवील करेंगे। बिल्कुल, रेसिपीज़ का मैं बता देती हूँ। चिकन स्टिक हम बना रहे हैं, और चिकन स्टिक के लिए जो अज्जा दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मुर्ग का गोश्त हम ले रहे हैं आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, दही 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, और तेल हस्बे ज़रूरत। चिकन स्टिक्स के लिए व्यूअर्स आपने ये करना है कि सबसे पहले हमने जो चिकन है उसको मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया, और उसकी जितनी ये मैंने मैरिनेशन आपको बताई है, सिंपली हमने ब्रेड क्रम्स और अंडा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमने कोटिंग के लिए रखना है।
और चिकन को जो है क्यूब्स में काट के उसके बाद ये सारी मैरिनेशन जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और कम से कम इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। उसके बाद आपने इसको स्कीवर्स जो भी बैम्बू स्टिक्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें आपने इसको लगा के और अंडे और ब्रेड क्रम्ब में डिप करके आप इसको शैलो फ्राई कर लें, ठीक है। किसी भी सॉस के साथ सर्व करें जो आप पसंद करते हैं। सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, वो है क्रीम ऑफ मशरूम सूप। इसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। मुर्ग का गोश्त 1 कप, मक्खन 250 ग्राम्स, प्याज 1 कप, यखनी 2 कप, मैदा आधा कप, ऑरिगेनो 1 चुटकी, लहसुन 1 चाय का चम्मच, दूध हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, सेलरी 1/4 कप, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायका और आलू 1 अदद। क्रीम ऑफ जो मशरूम सूप है व्यूअर्स, ये थोड़ा डिफरेंट है जो हम रेगुलर सूप बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपने स्टॉक, आपने कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करना, रेगुलर आपने घर में बनाना है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे हम बंद गोभी है, गाजर है और ये जिस तरह इसमें मैं सेलरी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसकी जो भी वेस्टेज होती है ना वो आपने उसमें स्टॉक में ऐड कर देनी है और उसके साथ जो है आप हड्डी थोड़ी सी जो है वो चिकन की विंग्स ऐड कर दें आप उसमें, तो अच्छा से एक स्टॉक तैयार कर लें अपने पास। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि एक पैन में आप बटर लेंगे, जैसे मैं 250 ग्राम्स यूज़ कर रही हूँ तो इसका हाफ़ जो है वो मैं ऐड करूँगी पैन में और उसमें मैं प्याज ऐड करके, मशरूम ऐड करके सौते कर लूँगी और साथ लहसुन ऐड करूँगी। उसके बाद इनको जब ये सौते हो जाएंगे तो इसमें स्टॉक ऐड करके तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम एक और पैन में जो है वो बाकी का मक्खन ऐड करके उसमें मैदा ऐड करके और दूध ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैदे की भुनाई करके, और उसके बाद जो है इसको इतना हमने मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और जो ये हमने मिक्सचर तैयार किया था पहले मशरूम का और प्याज का, इसको हम ब्लेंड करके उसके अंदर ऐड कर देंगे और ये मैदे की वजह से ही जो है वो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम जो है सर्व कर देंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, आप मशरूम की जगह ब्रोकली भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल, आप इवन कैरेट को यूज़ कर सकते हैं। कैरेट, क्रीम ऑफ कैरेट सूप भी बड़े मज़े का होता है। मटर डाल सकते हैं, पीस सूप बन जाएगा, क्रीम ऑफ पीस। होता ये है कि व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि आए हाय मशरूम तो हम खाते नहीं हैं, हम एलर्जिक हैं, हमें पसंद नहीं है। आप यही सारा बना सकते हैं और इसमें आलू की मिकदार ज़्यादा कर दें और मशरूम ना डालें तो ये पोटैटो सूप बन जाएगा, पोटैटो एंड सेलरी सूप। तो आप कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो क्रीम के साथ कंबाइन हो, जैसे टमाटर नहीं डाल सकते क्योंकि वो फिर क्रीम फटने का डर होता है। बिल्कुल, और उसका कलर भी चेंज हो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। बट आप इसमें वेजिटेबल्स कोई भी डाल सकते हैं। मेरी एक कज़न है, आपको पता है, वो टिंडे डालती है, बड़ा मज़े का बन जाता है। लौकी डाल सकते हैं, घर पे खाना है जुगन, तो फिर तो आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और बच्चों को अगेन सब्जी खिलाने का बेहतरीन तरीका है। ओके, नाउ 2 बड़ी प्यारी पर्सनैलिटीज़ जिनको हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। सबसे पहले रशीद अत्रे साहब, आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। बेहतरीन आप म्यूज़िक कंपोज़र थे। 15 फरवरी 1919 को आप पैदा हुए। रशीद अत्रे साहब को पहली मर्तबा फ़िल्म ममता के लिए म्यूज़िक डायरेक्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया। आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 18 दिसंबर 1967 को हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अनदर ब्रिलियंट लेजेंड जिनकी अक्सर हमारे प्रोग्राम पे आज भी बात होती है जब हम ग्रेट म्यूज़िक कंपोजर्स की बात करते हैं। देन आज पाकिस्तान के बेहतरीन फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर की भी डेथ एनिवर्सरी है, अली एजाज साहब की। 21 अक्टूबर 1941 को आप लाहौर में पैदा हुए। आपके करियर का आगाज़ 1960 में हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे ख्वाजा एंड सन्स में अली एजाज ने के किरदार को बहुत पसंद किया गया। आपने बेशुमार फेमस ड्रामे किए। आपको निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ आज के रोज़ 18 दिसंबर 2018 को हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक अली एजाज साहब के भी दर्जात को बुलंद फरमाए। फाइनली व्यूअर्स, आज हम ट्रिब्यूट किसको पेश कर रहे हैं? एक ऐसी ब्रिलियंट खातून जिनके जो शायद अगर लंबा अरसा ज़िंदा रहती तो ना जाने और क्या क्या काम करती। बहुत ही यंग एज में इस दुनिया से रुखसत हो गई। पैदाइश आपकी 1936 में हुई। बेहतरीन प्लेबैक सिंगर नसीम बेगम साहिबा को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे और ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन और आला पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। आइए उनसे रिलेटेड एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो नसीम बेगम का ही कोई गीत सुनते हुए वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा व्यूअर्स, ऑफ कोर्स आज हम नसीम बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस गीत से इन्होंने आगाज़ किया वो गाना मैं अपने भाई को डेडिकेट करूँगी। पूछे क्यों भैया? क्यों? सबका इंट्रोडक्शन करूँगी, लेकिन ये बात ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू 1-on-1 आपका किया। आपने उस वक्त जो प्यार और जो मोहब्बत दी और जो सपोर्ट दी, अगर आप ना देते और अगर टिपिकल आर्टिस्ट के साथ की तरह आप मेरे साथ औखे होते या मूड दिखाते, आपको पता है मुझे बार बार रीटेक करनी पड़ी, मुझे बार बार जो है उसको रिपीट करना पड़ा, क्योंकि पहला मेरा इंटरव्यू था ज़िंदगी का, और वो भी एक बहुत बड़े स्टार का। समझ ही ना आए। व्यूअर्स, इस बहुत ही प्यारे और बहुत ही भले आदमी ने, जो मेरे उस दिन से भाई बने और आज भी मेरे दिल में ये बहुत 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 ऊंचा मकाम रखते हैं, उस प्यार, उस मोहब्बत, उस खुलूस की वजह से आज भी मैं काम कर रही हूँ और अब इतने सालों से पीटीवी के साथ वाबस्ता हूँ। व्हाटएवर, अगर 20 इयर्स अगो ये मेरे साथ औखे होते, अजीब होते, तो जिस किस्म की मेरी पर्सनालिटी है मैं फ़ौरन पीछे हट जाती और मैं शायद एंकरिंग कंटिन्यू करती ही ना, क्योंकि मुझे एंकरिंग का उस वक्त शौक भी नहीं था, मुझे सिर्फ एक्टिंग का शौक था। सो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो गीत आपने गाया वो मैं अपने भाई को ही वापस डेडिकेट करती हूँ। सलामत ने इतनी डाउन टू अर्थ, वाह। नहीं भैया, देखिए जो बात बनती है वो माननी चाहिए। भाई आज एक लेजेंड को, एक लिविंग लेजेंड ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। द ब्रिलियंट, द ग्रेट अदील बरकी इज़ विद अस। मेरे तो भाई हैं सो हैं, लेकिन उससे बढ़ के एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन सिंगर, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पूरी दुनिया से इन्होंने हासिल किए हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। बहुत आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो बहुत ही हमारे प्यारे और टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, उनकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। सीनियर्स से जूनियर्स की तरफ आ रहे हैं। देन वी हैव ऑफ कोर्स नवीद नवाज विद अस ऑन द कीबोर्ड, वी हैव शाहिद अली ऑन द गिटार, वी हैव जग्गू खान ऑन द ढोलक, हमारे बहुत ही प्यारे भाई एंड वन ऑफ आवर सीनियर मोस्ट पीपल ऑन सेट राइट नाउ। देन शाहिद महमूद ऑन द तबला, इनके साहबजादे, जनरेशन टू जनरेशन सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह से। एंड देन हमारे प्यारे भाई गुलाम अब्बास ऑन द ड्रम्स, जो चुपके चुपके से हम सबका दिल जीत जाते हैं माशाल्लाह से। एंड देन मेरी लाडो रानी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट, सीखी हुई और सीखते रहने वाली एक बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर उम्मे लैला शम्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखो जान, एक तरीका होता है किसी को भी ट्रिब्यूट पेश करने का। अगर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन बना पहले, अच्छा फिर हमारे म्यूजिशियंस का, जिनके बगैर वैसे ही कोई भी म्यूजिकल इवेंट ज़ीरो पे आ जाता है। कितना गा लेंगे अदील भाई विदाउट म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा तो आता है जब उस गाने में रंग भरते हैं हमारे ये ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, जिनको कभी भी उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मॉर्निंग एट होम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दैम। हमारा शो तो इनकम्प्लीट है, कोई और माने ना माने, मैं नहीं कर सकती इनके बगैर, क्योंकि 90% काम इनके साथ होता है। देन उम्मे लैला, आर राइजिंग स्टार, आर करंट स्टार, बट स्टिल राइजिंग। या शी इज, सो हर बंदे को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिल्कुल। जूनियर हो सीनियर हो। लेकिन देखिए- नसीम बेगम जैसे लोग, जी, मैं ये समझता हूँ जुगन कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ दूसरे को वही इंसान देता है जिसके खुद अपने पास होती है। जिस बेचारे के पास खुद इज़्ज़त ना हो, वो दूसरे को कभी इज़्ज़त नहीं दे सकता। सो मैं अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम किसी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं तो दरअसल हम अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं कि दुनिया हम खुद कितने ख़ानदानी और ख़ुद कितने बड़े आदमी हैं, कि हम भर भर के झोलियाँ दूसरों को और भी भैया जान जिस तरह कहते हैं कि आप जितना खुले हाथ से पैसे दोगे, चीज़ों के काम, लोगों के काम आओगे, उतना ही रब आपको नवाजेगा। तो इज्जत तो एक ऐसी चीज़ है, जितनी दोगे उतनी ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगी। ट्रू ट्रू, कम नहीं, और किसी को इज्जत देने से आपकी कम नहीं होती, इज्जत आपकी इज्जत बढ़ती है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे तो ऑफ कोर्स हमने जर्नी की आगाज़ करना है नसीम बेगम की, लेकिन बेटे आप क्या कहना चाहोगे लैला? सबसे पहले तो हम आज बात करने जा रहे हैं मैडम के बारे में। मैडम ऐसे नाम के गुजरे हैं कि जिनको देख के जूनियर्स को सीखने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हर जॉनरा में गाया और बेहतरीन गाया।
फिल्म की गीत को अगर देखें तो वो भी बेहतरीन, और ऐसी कंपोजिशंस के जो आजकल के सिंगर्स अगर उनको गाने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल है। एक ज़माने में उनको सेकंड नूरजहान कहना शुरू कर दिया लोगों ने, और बहुत जल्दी उन्होंने उसमें से अपने आप को निकाला और अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाई। क्योंकि जिस उस स्टेज पे अक्सर ऐसा होता था कि हर बंदे को मैडम जी से कंपेयर किया जाता था, और अपनी जगह उस दौरान बनाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया, और ऐसा हसीन और ख़ूबसूरत किया कि आज भी उनके, चाहे आप मिली निगमों की बात करें या आप बात करें उनके प्लेबैक सिंगिंग की, शी वॉज ब्रिलियंट एंड इज़ ब्रिलियंट। आप लोगों का काम भी कुछ ऐसा है भैया कि सारी ज़िंदगी तो आप अमर हो ही जाते हैं, बट उसके बाद भी अपने म्यूज़िक के थ्रू इंसान जिंदा रहता है। तो शुरू करते हैं नसीम बेगम की शुरुआत से। नसीम पैदाइश कहाँ हुई, क्या? ये अमृतसर में पैदा हुई, और इनका ताल्लुक़ एक म्यूज़िक फैमिली से था। इनकी वालदा भी मुगैयना थी, लेकिन इनका नाम उस फैमिली में सबसे ज़्यादा हुआ। पार्टीशन के वक्त ये अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान और लाहौर शिफ्ट हो गए, और क्योंकि बच्ची ये सुरीली थी, माली तौर पे इतने आसूदा नहीं थे ये लोग, तो रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने अपनी नौउम्री से गाना शुरू किया। और फिर ये बट भैया देखिए, रेडियो पाकिस्तान में उस ज़माने में एंटर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। जब आपने भी काम शुरू किया तो पीटीवी में उस वक्त एंटर होना बहुत मुश्किल होता था, मतलब मौका नहीं मिलता था। लोग सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते जाते थे। चाहे आप म्यूज़िक फैमिली से हों भी, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। वो अपॉर्चुनिटी उनको कैसे मिली? क्योंकि सुरीली थी, गाती अच्छा थी, और ये फिर मुख्तार बेगम की शागिर्द बाकायदा हो गई, आगा हशर की जो वाइफ थी। और मुख्तार बेगम के हिस्से में बहुत सुपरस्टार आते हैं उनके शागिर्दों। इवन अदाकारा रानी की भी आबियारी उन्होंने की, इकबाल बानो ने भी उनसे फैज़ हासिल किया। और लेकिन क्योंकि एक टैलेंट इनके पास खुदादाद था, वोकल टोन अपना था। अच्छा, सुर में गाना बेहतरीन चीज़ है, ताल में गाना बिल्कुल ठीक है, बल्कि कहा जाता है कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। 100%। बट इन दोनों से बढ़कर एक चीज़ है, फील्ड से गाना। नसीम बेगम की गायकी की जो अव्वलीन खूबी थी वो उनकी फील्ड थी, वो गाने को बहुत फील्ड से गाती थी। और दूसरा, सांस कहाँ लेना है, ये वाला आर्ट एक मैडम नूर जहाँ पे ख़त्म था, और कुदरती तौर पे नसीम बेगम पर ये ख़त्म था। लेकिन आपको टाइटल ट्रेजेडी क्वीन का मिला, इसके बारे में मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी। क्योंकि एक तो होता है ना कि आप गाते बहुत अच्छा है, बट आपकी ज़िंदगी भी बड़ी ट्रैजिक थी, खूबसूरत भी थी, ट्रैजिक भी थी। और अक्सर लोग व्यूअर्स जिनकी ज़िंदगी बहुत, अब जिस तरह मैडम जी के बारे में सब कहते हैं कि बहुत ग्लैमरस, बहुत ही, बट उनकी अपनी लाइफ स्टोरी अगर कभी उनके करीबी लोगों से सुने तो वो ट्रेजेडी से भरी हुई थी, और शायद इसीलिए फील भी ज़्यादा थी। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाते जाते हमारे पास आपको दिखाने के लिए हमारे पीटीवी की आर्काइव्स में से कुछ ख़जाने हैं, तो वो एक ख़जाना दिखाते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें एक और बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ हमारी लाडो रानी फलक एजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं बहुत ही अजीम और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट को, नसीम बेगम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कह सकती हूँ उनके बारे में, मेरे पास तो अल्फाज नहीं उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। मैं ये कहूँगी कि वो बहुत बड़ी हस्ती थी, और हमारे जैसे बच्चों का उनको गाना बहुत मुश्किल है। बहुत ना समझ में आने वाली आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। और मेरे यकीन करें हाथ पाँव कांप रहे हैं कि मैं क्या सुनाऊंगी उनके बारे में, मैं क्या उनको ट्रिब्यूट पेश करूंगी। और भी औखा काम दे दिया ना कि दोनों डुएट अभी हाँ, करेंगे, वो थोड़ी देर में करेंगे। हाँ आप जी, दोनों, वो भी लैला है। और आप। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम और सिंगर्स के गाने गा लेते, लेकिन इनको मैं रात से सुन रही हूँ, इतनी मुश्किल
चीज़ें इन्होंने गाई हैं, आपको इतनी मैं- सीधी और इतनी मुश्किल। मैं एक बात बताऊं फलक जी हमने आप लोगों से भी बात की, आप दोनों ने हामी भरी, बहुत से और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हामी तक नहीं भरी क्योंकि शी इज सो डिफिकल्ट टू सिंग। ओहो वो जो इतनी आसानी से गा जाती थी और ऊपर से साथ बिठा दिया आप लोगों को एक लेजेंड के, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सामने नहीं, गाना क्योंकि तो अदील बिल्कुल साहब का माशाल्लाह ये हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, इनका तो ये है कि ये हर चीज़ गा जाते हैं। हमारी आपस में मतलब पहले भी मुलाकात है और मैंने देखा कि ये हर मुश्किल चीज़ को गा जाते हैं इजीली, लेकिन क्योंकि हमारे जान लिए एक ये बात गाना बताऊं, बहुत मुश्किल आसानी है। से नहीं गा जाते। जितना रियाज ये आदमी करता है, जितना एफर्ट ये आदमी करता है, मैं किसी यंग न्यू वो जो कहते हैं ना अपकमिंग आर्टिस्ट जो हर वक्त प्रैक्टिस और रिहर्सल कर रहे होते हैं, ये वो कर रहे हैं, मैंने उनको भी उस लेवल का एफर्ट नहीं करते हुए देखा जितना ये एक इस्टेब्लिश्ड लेजेंड आर्टिस्ट करता है। और इसीलिए आज तक इनकी रिस्पेक्ट है। सुबह से आपको पता है कि पिछले 2-2.5 घंटे से अभी टीम नहीं आई थी, मेरा ये भाई रिहर्सल कर रहा था। पता है आपको इस बात का? और इतना बड़ा आर्टिस्ट बनता है कि वो आके करे, आर्टिस्ट तो करते ही नहीं है रियाज। यकीन करे जुगन जी, मैं रात से ना मुझे पता चला कि जी हमने नसीम बेगम जी को ट्रिब्यूट पेश करना, मुझे रात से नींद नहीं आई कि मैं वहाँ पे जाके क्या गाऊंगी। अच्छा पहले मैं आपको बताऊं जुगन, नसीम बेगम एक ऐसी बड़ी आर्टिस्ट हैं जिन्हें मीडिया में ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है। मैंने इससे पहले नसीम बेगम का कोई ट्रिब्यूट नहीं अटेंड किया। भैया ऑनलाइन देखे कख नहीं मिलता, सिर्फ गाने मिलते हैं आपके। नसीम बेगम को ट्रिब्यूट नहीं दिया, हालांकि नसीम बेगम एक बहुत बड़ी गुलकारा थी जो बस अपने हालात का शिकार हो गई। अब उनके जो गाने हैं उनका टोन जो है वो कुदरती इतना खूबसूरत था कि वो अपने वक्त की जो सुपरस्टार्स थी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। इसमें और कोई शक आप देखें कि 350 फिल्मों के 750 से ज़्यादा गाने उन्होंने। वाह वाह 350 फिल्मों के 750 से ज्यादा गाने सिर्फ 14 साल करियर में, सिर्फ 35 साल की उम्र में तो वो चली भी गई थी। अच्छा स्टोरी की तरफ वापस आते हैं अदिल भाई, फिर करियर कहाँ से लॉन्च हुआ? रेडियो पाकिस्तान पे तो उन्होंने गाया जैसे कि आपने कहा और उनको एक रास्ता मिल गया, फिर क्या हुआ? फिल्मों की तरफ उस वक्त बड़ा ट्रेंड था, तो इन्हें मियाँ शहरयार ने, थी ही उस वक्त फिल्में। हाँ फिल्में थी, मियाँ शहरयार ने गाना लिखा और कंपोज किया और वो इन्होंने इनसे गुड्डी गुड्डा के लिए गवाया। वो गाना रजिस्टर्ड हुआ क्योंकि सुर में तो ये बला की थी, लेकिन इन्हें जो सही मायनों में माना इंडस्ट्री ने, वो एसएम यूसुफ की फिल्म और सलीम इकबाल का जो दो भाई थे सलीम हुसैन और इकबाल हुसैन, उनके म्यूज़िक में बनने वाली और ए हमीद की फिल्म जो सहेली थी, उसने तो फिर इन्हें निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिलवा दिया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का कहीं दो। अच्छा मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने। इसी फिल्म का एक गाना जो आज तक अपनी मिसाल आप है, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं। सो इनकी इस तरह ये जो सहेली फिल्म थी इनके करियर में एक बहुत बड़ा हिट लेकर आई। फिर उसके बाद के पंजाबी गाने और लेकिन आप देखें कि ज़िंदगी सिर्फ 35 साल पाई इस, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी डेथ हो गई। मतलब मैं हमेशा वंडर करती थी कि क्या हुआ, बड़ी जाके ऑनलाइन रिसर्च वगैरह की आप तो ये पता चला देखिए। कि वो जब बेबी पैदा हो रहा था तो उस दौरान कुछ ऐसे मामलात हुए, उस दौरान 35 साल की उम्र, व्हाट इज़ 35 इयर्स,
35 इयर्स में तो इंसान अपने पैर जमाता है, 35 पे तो आपको ज़िंदगी की समझ आती है। ये भी बात जुगन अजीब व गरीब है कि इतनी बेकदरी कैसे हुई। 3 बेटे 3 बेटियां थी, उन्होंने पब्लिशर मोहम्मदीन के साथ शादी की थी और इतनी बिजी और इतनी बड़ी गुलकारा और इतनी जल्दी जल्दी इतने ढेर सारे बच्चे, अजीब व गरीब बात है। बट मैं ये कहता हूँ कि जितना भी काम किया नसीम बेगम ने बहुत आला किया और उसकी मिसाल। अच्छा देखिए, उर्दू, पंजाबी, खुशी के गाने, गम के गाने, आपने कहा ना उन्हें ट्रेजेडी क्वीन, उसकी आवाज़ में दुखी गानों के लिए एक अजीब सा दर्द था। एक उनका गाना था, न अब वो समा है न है वो, फिर बाजी फिल्म के गानों में हाँ जी। हाँ, वहाँ से वो कहाँ चली गई। बल्कि मैं आपसे इजाज़त लेके इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग शोज़ करते हो तो आप फरमाइशें आती हैं नसीम बेगम के गानों की? सर फरमाइशें तो बहुत आती हैं मगर हिम्मत नहीं होती है उनको अटेम्प्ट किया जाए। और हमारी तकलीफ़ भी देखें कि हमें पता चला कि हमने सुबह उनको जाके गाना है तो हमें रात की नींद नहीं आई। हम सोए नहीं हैं सर। यकीन करें, उनको इतना गाना और हमारे आपके लिए सामने गाना है। ये बहुत बड़ा उनको गाना इम्तिहान ऊपर है। से आपके सामने गाना। अगली बार हम इनको नहीं बुलाएंगे। और बात ये कि देखिए, ऊपर से अदील भाई himself is a brilliant host. What a lot of people in Pakistan don't realize is कि पाकिस्तान में तो चले अदील भाई से लोग बड़ी स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ही होस्ट कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अदील भाई ने हमें कितने फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया है और हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा किया है कि नॉट जस्ट अ सिंगर बट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑलराउंडर। बट नसीम बेगम की तरफ अगर वापस आते हैं भैया, उनकी पर्सनल लाइफ सुनाई कि बड़ी टर्बुलेंट थी, क्या कहानी है ये? देखिए इतना दुख आवाज में इतनी छोटी उम्र पे भैया एवं नहीं आता, इसीलिए तो आर्टिस्ट की आवाज में दुख लेटर आता है। वो जो एक दर्द होता है, जो फील आती है, जिसको हम कहते हैं, फौरन नहीं आती। इनका तो डे 1 से ही कुछ ऐसा मामला था। फैमिली में इनकी माली तंगदस्ती बहुत थी और ये वो दौर था जब फिल्मी गानों से बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, एक मुनासिब से डे पैसे। टू डे गुजारा निकलता था। हाँ, आपके गाने तो गली गली बज रहे होते थे, लेकिन आप देखें कि जितनी भी रवायत मिलती है उसमें ये तांगे में बैठ के जाती थी। हाय हाय। और बल्कि मैंने जब आपने मुझे इस शो के लिए कहा तो मेरी बात हुई अपने एक अंकल से, तो उन्होंने बताया कि वो ये जो रेलवे कॉलोनी है पीटीवी के पास, यहाँ वो कहते हैं हम उन्हें अपने घर गाने के लिए बुलाते थे, तो वो तांगे में आगे हारमोनियम रख के पीछे खुद बैठ के और अपना तबले वाला लेकर आती थी और गाती थी। और इतनी बड़ी गुलकारा को जो है वो उस हिसाब से पैसे नहीं उस दौर में मिलते थे। बट आपको मैं बताऊं कि अच्छा काम रायगा कभी नहीं जाता। ये नसीम बेगम ने जितना अच्छा काम किया और आज पीटीवी ने जितना अच्छा ट्रिब्यूट उन्हें दिया है, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप ये देखें कि आज की उन्हें गए हुए 52 साल हो गए हैं, लेकिन आज की जनरेशन भी उन्हें गा रही हैं, तो ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बात है। अच्छा, फिर आपने डुएट सॉन्ग्स भी गाए अहमद रुश्दी साहब के साथ? सबके साथ गाया नसीम बेगम ने, मसूद राना, अहमद रुश्दी और मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ गाया उन्होंने। मैं चली वो वाला नहीं, अकेली न बाजार जाना ज़माना नाजुक है, ये नसीम बेगम और मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया। बल्कि 2-3 गाने गाए, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई कि दोनों, मैडम ने शायद इसके साथ गाने से मना कर दिया होगा। क्योंकि देखिए ना, शी वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट हरसेल्फ, बट जब मतलब 2 तीर एक कमान में नहीं सेट हो सकते एक ही टाइम पे, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड 2 ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स इन देयर ओन राइट। बट वही वाली चीज़ है ना, मैडम जी ग्लैमरस हैं, थी तो नहीं कहूँगी, ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, जाते तो कभी भी नहीं है। मैडम जी बहुत ग्लैमरस थी, फिर एक्टिंग भी करती थी, तो उनका बड़ा एक कलरफुल पैलेट था। उसके साथ साथ मैडम जी ने पैसों वाले मामलात और चीज़ें बड़े चेंज की इंडस्ट्री में आगे जाके। मैडम जी ने भी इनिशियली जो है उनका स्टार्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन जब वो बेबी नूरजहां से मैडम नूरजहां की तरफ आई,
पहले वो बेबी नूरजहान, फिर मैडम नूरजहान, मलका तरन्नुम बनी। उस स्टेज पे उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की शक्ल बदल दी, क्योंकि वो पैसे भी फिर अपनी मर्जी के मांगती थी। और जुगन जब बट ये उस स्टेज पे हुआ, एंड आई थिंक उस वक्त तक तो नसीम बेगम इस दुनिया में ही नहीं रही। जब नसीम बेगम आई उस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहां एक स्टूडियो की शाहनूर की मालकन थी, और उनका एक रख रखाव और रोब दबदबा भी था एक अच्छी गुलकारा के अलावा। ये तो उस वक्त एज एक मस्कीन सी आर्टिस्ट एंटर हुई थी, तो मतलब उनकी प्रोफाइल्स फर्क थी। दोनों। अच्छा, शादी के क्या मामला थे? पब्लिशर से एक शादी इन्होंने की थी मोहम्मद दीन से, और उनके साथ भी इनकी इज़दवाजी ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। मुझे जो इस कहानी में सबसे तकलीफ़ दे बात लगती है वो नसीम बेगम के वो 6 बच्चे हैं जिनके बारे में 3 बेटे और 3 बेटियों के बारे में कोई ख़बर गिरी नहीं है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो किन हालात में थे। बट हमारी दुआएं उनके साथ हैं, बल्कि अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन अगर बाय द वे किसी के पास भी नसीम बेगम की फैमिली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, प्लीज़ हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम, उस पर हमें डीएम कर दें। उनके कोई भी मतलब माशाल्लाह 6 बच्चे थे, किसी से भी अगर राब्ता हो जाए। बात यह है कि ऐसी अजीम हस्तियां जो हैं जब वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो फिर उनके बच्चे और उनके फर्जंद ही होते हैं ना, और फैमिली में से फिर कोई उसके बाद म्यूज़िक की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ आ जाता तो शायद हमें पता चल जाता। आए तो होंगे क्योंकि सारी फैमिली म्यूज़िक से वाबस्ता थी। तो शायद इस प्रोग्राम की वजह से हमें कोई हवाला मिले, क्योंकि देखें माँ के जाने के बाद मेरा ख्याल है बच्चों की निगहदाश्त बड़ी मुश्किल होती है। गॉड नोज़ कि वो कहाँ किस हालात में रहे। किसी उस वक्त ज़माना भी सोशल मीडिया का नहीं था, अखबार में अगर ख़बर आ गई तो आ गई किसी चीज़ की। जिस तरह हमने अगर अभी ऑनलाइन किसी को ढूंढना होता है, आप नाम डालें, मैं उम्मे लैला शम्सी डालूंगी, मेरे पास 70 चीज़ें आ जाएंगी। ऐसी भी लैला की चीज़ें आ जाएंगी जिसको नहीं पता होगा कि ऑनलाइन ऐसी भी लैला की आ जाएंगी जो मजनू को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल माशाल्लाह से। एंड बात ये, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी, इस ज़माने में केयरफुल होना पड़ता है, उस ज़माने में अपनी सिग्निफिकेंस आपको बनानी पड़ती थी। अच्छा, ये भी कितना उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ था नसीम बेगम का कि इन्होंने उस वक्त मादरे वतन फिल्म के लिए जो एराहे हक के शहीद हो, जिस पर इन्हें फ़ौज ने भी अवार्ड दिया, इन्हें 4 निगार अवार्ड मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और फिर एक तरफ ये इतना हसीन और मैसेज है, तुम कौम की माँ हो, सोचो ज़रा, क्या बात है, औरत से हमें ये कहना है। क्या बात। नसीम बेगम की गायकी को जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि गायकी की सिनफ में आने वाली सारी चीज़ें नसीम बेगम ने गाई। सूफ़ी तबस्सुम साहब की 100 बार चमन बैठा, रशीद अत्रे साहब ने इनसे गवाई। क्या नस्तालीक लबो लहजा था। बल्कि अत्रे साहब की आज डेथ एनिवर्सरी भी है, तो ये ट्रिब्यूट आप उन्हें भी दे रहे हैं, रशीद अत्रे साहब को भी। तो उस वक्त के बड़े मौसीकारों ने नसीम बेगम से गवाया, क्योंकि हर मौसीकार की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी कीमती कंपोजिशन और लिखने वाले का खूबसूरत कलाम किसी ऐसे सिंगर से गवाएं जो उसे ज़ाया ना करे। बिल्कुल। तो उसमें सिफारिश नहीं चलती थी, फिर उसमें मेरिट पर गाया जाता था। अच्छा, फिर ये अलमिया नगमों से निकल कर जब आप पंजाबी फिल्मों में आए तो इन्होंने बड़े अच्छे, एक गाना इनका था, पुत्र मेरी सस दा सामने आन खलोता, वेख के मेरा अंग अंग नचदा रह गया खड़ा खलोता है, बहुत शोको चंचल गाना। और फिर तू चोर में तेरी चोरी बलोचा हानियाँ। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, बट ऐसा करते हैं कि अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे डुएट सुनते हुए, क्योंकि आज हमारी दोनों, आज पहली दफ़ा आप दोनों डुएट कर रहे हो ना? जिंदगी में पहली दफ़ा दोनों। नई नई चीज़ें होती हैं इस प्रोग्राम में। कौन सा डुएट है ये? कौन सा डुएट है? देसा दा राजा। देसा दा राजा, क्या बात है। What a तो ये सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप तीनों का, ईच पर्सन का, अगेन दरिया को कूजों में बंद करने वाली बात है और रिक्वेस्ट करने वाली बात है, लेकिन आपका फेवरेट सॉन्ग नसीम बेगम का कौन सा है और क्यों, ये आप मैंने आप तीनों से जानना है। लेकिन उससे पहले डुएट की तरफ बढ़ते हैं।
देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। सोने दिया तारा दा सिरा जदलाया, सोने दिया तारा दा सिरा जदलाया, वीर मेरे दा होया रूप सवाया, वीर मेरे दा होया रूप सवाया, ना जावे लश्कारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। नच नच अज मेरा दिल नहीं ओ रचदा, नच नच अज मेरा दिल नहीं ओ रचदा, तक तक आसाया दिन नहीं ओ अजदा, तक तक आसाया दिन नहीं ओ अजदा, जगमग करे मेरा सारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। सोने दिया तारा दा सिरा जगलाया, नी सोने दिया तारा दा सिरा जगलाया, वीर मेरा दा होया रूप सुहाया, वीर मेरे दा होया रूप सुहाया, चलिया ना जाए लश्कारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। नसीम बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, एक कोशिश है व्यूअर्स। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। बड़े गौर से शेफ तैयबा बातें भी सुन रही थी और गीत भी। जी बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात भी ऐड करना चाहूँगी अदील बरकी साहब के बारे में। मैं ये हमारे लिविंग लेजेंड हैं और मैं ब्रेक में बड़ा नोटिस कर रही थी ना, जिस तरह ये जूनियर्स को सिखा रहे थे जुगन, ऐसा नहीं होता आजकल। कोई भी अपना टैलेंट जो है वो आगे नहीं पास ऑन करता, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से
तो सर मैं बड़ी आपकी इसमें जो है वो मुतासिर हुई इस चीज़ से कि आप बड़े अच्छे तरीके से इनको गाइड कर और रहे आप थे। देखो कि हम लोग कितनी बेतकल्लुफी से बिल्कुल। अदील भाई को कहते हैं, ये भी एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है। एक तो होता है ना कि सर प्लीज आप ये, हमारा तो ये अदील भाई बता देना, अच्छा ये वाली चीज़ कर दें, क्योंकि इन्होंने इतना, अभी मैं क्या कह रही थी ब्रेक में, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसमें आजिज़ी होती है, अल्लाह उसको इतना नवाजता है कि उससे संभाला नहीं जाता। और मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे प्यारे लोगों को इतना दे कि वो साम ही ना सके। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया ना वो मैंने ब्रेक में देख लिया। और रेसिपीज़ के बारे में मैं बता देती हूँ व्यूअर्स। तो क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ फ़िश क्रैकर्स के साथ, और साथ में हमने बनाई हैं चिकन स्टिक्स। थैंक यू सो मच सहीबा जी, ब्लेस यू। सो अच्छा, वो जो हम देसा दा राजा भी देसा दा राजा ब्रेक से पहले हमने जब सुना इनका एक तो बड़ा ही खूबसूरत ड्यूएट आप दोनों का, कितना अच्छा इन दोनों ने gorgeous। और गाया। बाय द वे व्यूअर्स, इन्होंने यहीं पे आके आज सुबह ये मैनेज किया विथ लिटरली ब्रेक में, क्योंकि हमने कहा यार एक ड्यूएट हो जाए तो मज़ा आएगा, तो दोनों ने चैलेंज तो ले लिया मगर जो खूबसूरती से निभाया बहुत सर वो अच्छा तो आप बेहतर बता सकते हैं, आप तो उस्ताद हैं। बल्कि मैं ये सोचता रह गया कि सचमुच इससे ज़्यादा अच्छा शादी ब्याह का गाना नहीं बना होगा। मेरा ख्याल है मुद्दतों से कई जनरेशन इस गाने को, आज भी शादी होती है तो यही गाना लगता है। इसके रमूज़ भी आसान नहीं हैं, बड़े सख्त हैं। और लेकिन इसके बारे में कहानी ये है कि सलीम इकबाल साहब जो दो भाई थे, सलीम हुसैन ने अपने छोटे भाई इकबाल हुसैन की शादी पर अपने घर में ये इब्तदाई बोल ढोलकी पे गा रहे थे वो, और सैफुद्दीन सैफ साहब उनके पास थे क्योंकि उनकी फिल्म करतार सिंह की बातचीत चल रही थी। तो उन्हें ये सुर बहुत अच्छी लगी और ये इब्तदाई लाइनें भी, देसा दा राजा। तो उन्होंने कहा कि ये गाना करतार सिंह में आएगा। तो फिर वारिस लुधियानवी साहब से ये बाकायदा लिखवा के इसकी धुन बनी और ऐसा लाजवाल बन गया कि इसे ज़ुबैदा खानम और नसीम बेगम उस वक्त इन्हीं की तरह नई नहीं थी, बट उन्होंने ये गाया और हिस्ट्री रकम हो गई इस गाने से। और वही चीज़ है ना कि कभी कभी भैया चीज़ें हो जाती हैं, खुद ही हो जाती हैं, और इसमें हमारे रब का बड़ा करम है कि वो ऐसी सिचुएशंस और डायनामिक क्रिएट करते हैं कि बड़ी, मतलब आप सोचें कि ना सुना होता तो ये गाना ना बनता, तो यू नो लाइक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं। और मैं अक्सर ये नोटिस किया कि अपने करियर में भी आपने भी देखा होगा दिल भाई कि कोई चीज़ वैसे ही बंदे ने की विदाउट थिंकिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग, और उसने एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास कर दिया। तो ये कुछ ऐसा ही गीत था। फेवरेट सॉन्ग्स की अगर बात करें, उम्मे लैला। इनका जो सबसे पसंदीदा मेरा गाना है 100 बार चमन महका, वो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट गाना है क्योंकि गज़ल है सूफी तबस्सुम की, क्योंकि उनको लिखा सूफी तबस्सुम ने, और वो रशीद अत्रे साहब, और उनकी रशीद अत्रे साहब के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और आप बड़ा अच्छी आपकी चॉइस है। व्हाट अबाउट यू जेनी? मैं तो देखती रही कि क्या मैं कहूँ, सारे गाने ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो उनका बहुत अच्छा लगा, अपना बना के दिल ला के नस जावे ना, बहुत ज़बरदस्त गाना है। इंशाल्लाह ताला प्यारे प्यारे लोग, मीठी मीठी बातें करने वाले, मीठी मीठी आवाज़ों वाले। जी भैया जान। मुझे ऑल टाइम, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने इस तराने पे बड़े अवार्ड लिए, और आज भी मैं दुनिया भर में जब 6 सितंबर के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से शो करता हूँ और शुरू करता हूँ तो यकीन करें तालियाँ। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वाह,
अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं व्यूअर्स, ये गाना नसीम बेगम के क्रेडिट को जाता है, लेकिन बहुत अरसा लोग ये कहते रहे कि ये मैडम जी ने गाया, ये मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने गाया। और हालांकि बड़े गाने अदल बदल किए हैं लोगों ने। हालांकि अच्छा, क्योंकि नसीम बेगम का वोकल टोन मलका तरन्नुम नूर जहाँ से बहुत मिलता था, क्योंकि दोनों का स्कूल ऑफ थॉट एक ही था म्यूज़िक में। तो इन्हें इब्तदा में नूर जहाँ सानी भी कहा गया बिल्कुल इन्हें लेके। तो फिर इसके बाद इन्होंने हमने जो फूल चुने, इनके गानों की चाशनी में आपको बेहतरीन तराने, गाने, गज़ल, इवन ठुमरी, इसमें क्लासिकल भी इन्होंने गाया। और हाँ, और इसके अलावा चंदा चोरी चांदनी में आप वो सुने, कितना अच्छा उसमें कितनी तासीर, कितना रस है। मैं बहुत ही दिल की अथाह गहराइयों से जुगन आपको और इस शो की इंटायर टीम को मुबारकबाद दूंगा। सचमुच आपने नसीम बेगम के हवाले से ये प्रोग्राम करके मौसीकी के मतवालों पर बेहद एहसान किया है। बहुत सारी चीज़ें खुल गईं कि ओरिजिनल गाने कौन कौन से नसीम बेगम के थे, जिनके नाम से भी कई लोग ना आशना रहे, स्पेशली इस जनरेशन से। क्या बात है, थैंक यू सो मच अदील भाई। इतना खूबसूरत आपने वो जो कहते हैं ना, इस एक्चुअली जो मिली नगमा है, ये जो आपने जब गाया तो इससे एक चीज़ मुझे क्लियर करने का मौका मिल गया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। व्यूअर्स, ऐसे ही एज एंकर्स हमें कह नहीं देना चाहिए हाँ जी मैडम जी का ये गाना है, थोड़ी सी रिसर्च करके बात करनी चाहिए। ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ, मैं ये ऑन एयर तस्लीम करती हूँ, और हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। देखें, हम एक गाने को बस गाना समझते हैं, उसके पीछे कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक डायरेक्टर, ऑर्केस्ट्रा, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसका है उसको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे उम्मे लैला, आप क्या सुनाएंगी? 100 बार चमन महका, जिसका मैंने जिक्र किया था, आप सबकी इजाज़त से। माशाल्लाह, ओवर टू यू बेटा। सौ बार चमन महका, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100 बार चमन महका। हर दर्द मोहब्बत से, हर दर्द मोहब्बत से उलझा है हमें हस्ती। हर दर्द मोहब्बत से उलझा है हमें हस्ती। क्या क्या हमें याद आया, जब याद तेरी आई। 100 बार चमन महका।
जामिना मेरे हानिया अपना बना के दिल लाके छड़ जामिना मेरे हानिया अपना बना के ओ दिल लाके छड़ जामिना मेरे हानिया अपना क्या बात है फलक, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मेरी जान, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जाते हुए उम्मे लैला से सुना, आते हुए फलक से सुना, हर तरफ नसीम बेगम हो रही हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि और चैनल्स और एंकर्स भी इनके बारे में बात करें, रिसर्च करें, खोज करें। और आज के शो को कंक्लूड करते हुए मेरे प्यारे भाई क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी एफर्ट थी, बहुत ही अच्छा लगा नसीम बेगम की ज़िंदगी के बारे में बात करके। और देखें, इस जनरेशन को कम से कम आज एक बहुत खुशगवार हैरत हुई होगी कि नसीम बेगम की गायकी में क्या हसीन वर्सटैलिटी थी। गज़ल 100 बार चमन महका, फिल्मी गाने, तराने, पंजाबी गाने, शी वॉज़ ग्रेट। और मैं जैसे आपने पहले कहा कि अगर उनके बारे में उनके बच्चों की कोई नॉलेज हो वो हमसे रब्ता करें,
नसीम बेगम दफन कहाँ पर हैं उसके बारे में पता हो तो हम इतनी अजीम फनकारा की कब्र पे कम से कम फातिहा के लिए ही फातिहा चले तो जाया जी, करें। बिल्कुल। पीटीवी में जुगन ने आज इस बात को शुरू किया है, उम्मीद है नसीम बेगम को लेके ये सिलसिला आगे चलेगा। और यहाँ पे मैं ज़रूर क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी, अपने कंटेंट हेड को, हमारी पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स। एक्चुअली तो इन लोगों ने ये पूरी चीज़ डिज़ाइन अहमद, की है, सच्ची बात है। yes। देखिए, मैं अहमद हो गए, उमर हो गए, सिद्रा हो गई, हमारी जो टीम के कैप्टन्स हैं, जो हेड्स हैं। बिल्कुल। देखिए, खुद क्रेडिट बंदा बड़ी आसानी से ले लेता है स्क्रीन पे बैठे हुए। एक्चुअली आपकी टीम होती है व्यूअर्स जो आपको आगे लेके चलती है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ही अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट टीम के अंडर मैं काम करती हूँ, क्योंकि Yes। अगर वो ना मैनेज करे तो दिल भाई मैं क्या हूँ? बिल्कुल कभी नहीं। बल्कि हम सब भी, हम फ्रंट पर ज़रूर हैं, हमारे पीछे ये डायरेक्टर और इनकी टीम ही होती है। जी जी। तो भैया, आज का शो आपकी आवाज़ पे क्लोज करेंगे। लेजेंड को ट्रिब्यूट लेजेंड ही पेश करे तो क्या बात है। मुनीर नियाज़ी साहब की एक खूबसूरत नज़म इन्होंने गीत के तौर पे गाई थी फिल्म फिरंगी के लिए, वो मैं उस बेवफा का शहर